देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 300 कितनी थी 70। धारा 370 से देखना है। दो धाराएं हैं, धारा 370 और 370A। ठीक, ये दोनों देखना है। 370 जो धारा है वो व्यक्ति का दुर्व्यापार से संबंधित है। 370 जो धारा है वो कैसे संबंधित है? व्यक्ति का दुर्व्यापार या कह लीजिए मानव का दुर्व्यापार, उसका मानव का खरीद फरोख्त कहते हैं जिसे दुर्व्यापार, या कह लीजिए मानव का कह लीजिए या व्यक्ति का कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक। और 370A में क्या है? 370A में जो है दुर्व्यापार के जो शिकार व्यक्ति हैं उनका लैंगिक शोषण, इन्हीं व्यक्तियों का लैंगिक शोषण। किन व्यक्तियों का लैंगिक शोषण? जिनका दुर्व्यापार किया गया है उन व्यक्तियों का लैंगिक शोषण 370A में। ठीक है, दोनों एक साथ ही पढ़ना था ना। 370 में जो है व्यक्तियों का दुर्व्यवहार है और 370A में जो है ऐसे व्यक्ति का जो है शोषण है, मतलब लैंगिक शोषण। जिन व्यक्तियों को खरीद फरोख्त किया जाता है उनका लैंगिक शोषण 370A में। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखना। दुर्व्यापार सेक्शन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो किस प्रकार से किया जाता है, किन साधनों से किया जाता है? इसमें 6 तरीके बताए गए हैं व्यक्ति के दुर्व्यापार के 370 में। पहला तरीका वही है धमकी देके। पहला तरीका है धमकी द्वारा विवश करके, किसी व्यक्ति को धमकी वगैरह दी है। तो कितने प्रकार से दुर्व्यापार हो सकता है? 6 तरीके से दुर्व्यापार हो सकता है। दूसरा कहता है भाई बल द्वारा, बल या प्रपीड़न द्वारा। दूसरा कहता है बल या प्रपीड़न द्वारा, बल प्रयोग करके या प्रपीड़न करके। ठीक है, इस प्रकार से भी जो है दुर्व्यापार हो सकता है। तीसरा कहता है भाई किस पर और कैसे हो सकता है? अपहरण द्वारा, अपहरण कर लिया आपने किसी का, ठीक है, तो अपहरण द्वारा भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि व्यक्तियों का दुर्व्यापार कितने तरीके से बता, 6 तरीके बताए गए। ठीक है, तो कितने तरीके बताए गए? 6 तरीके, 6 प्रकार से, 6 प्रकार से हो सकता है। ठीक, धमकी दे के, ठीक है, बल या प्रपीड़न का प्रयोग करके, अपहरण द्वारा, कपट पूर्वक या प्रवंचना द्वारा। चौथा, कपट लिख लीजिए सीधा, कपट या प्रवंचना। ठीक है, कपट किया, छल किया, ठग के लिया, है ना। कपट कैसे होता है आप जानते ही हो, फिल्मों में देखा होगा कि उल्लू बना के ले आए कि नौकरी लगाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, और बेच दिया, तो वो कपट हो गया। ठीक है, कपट हो गया, प्रवंचना हो गया। पांचवा आपका कहता है शक्ति का दुरुपयोग करके, शक्ति का दुरुपयोग करके, शक्ति का दुरुपयोग। कोई पावर है, कोई शक्ति है आपकी, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, उस तरीके से भी हो सकता है। छठा है उत्प्रेरणा द्वारा, प्रेरणा द्वारा। तो इन 6 तरीकों से जो है मानव का जो है या व्यक्ति का जो है दुर्व्यापार हो सकता है। ठीक है, इसमें स्पष्टीकरण लिखे हैं फिर। और ये सारे काम किस लिए की जाती है उसमें ये भी लिखा है भाई, किसी को भर्ती करना है कहीं पे, किसी को परिवहन करना, यहाँ से वहां ले जाना है, संश्रय देना है, स्थानांतरित करना है, गृहित करना, ये सारे काम है। स्पष्टीकरण इसमें लिखे हैं कि शोषण पद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो 370 में केवल इतना ही आपको याद रखना है। स्पष्टीकरण में फिर 2 स्पष्टीकरण दे रखे हैं। इसमें लिखा है शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता, दासता के समान व्यवहार, अधिवेशिता या अंगों का बलात् निकाला जाना भी शामिल है। तो ये इसमें ये याद रखना है कि भाई इसमें शरीर के जो पार्ट बेच दिए जाते हैं ना, वो भी शामिल है। कई बार होता है ना कि पकड़ के ले आए। अब कई तरीके के कई वजहों के लिए लोग वाग जो है मानव का दुर्व्यापार करते हैं। ठीक है, किस लिए दुर्व्यापार करते हैं? या तो शारीरिक शोषण के लिए करते हैं, शारीरिक शोषण मजदूरी बना लिया, दासता भी लिखा उसमें। या तो लैंगिक शोषण के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर किसी को गुलाम बनाना है, दास बनाना है, उसके लिए करते हैं, है ना। या जो है व्यक्तियों के शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको निकालने के लिए वो करते हैं। तो यही 3-4 तरीके होते हैं, इसीलिए लोग बाग जो है मानव का दुर्व्यापार किया जाता है। दुर्व्यापार के क्या तरीके क्यों करता है आदमी? या तो किसी उससे लैंगिक शोषण करना हो, उसका, उसको गुलाम बनाना हो,
या फिर उसके शरीर का कोई पार्ट निकालना हो, ये तरीके होते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, उनका लैंगिक वो क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। स्पष्टीकरण एक कहता है इसका। स्पष्टीकरण दो कहता है दुर्व्यवहार के अपराध के अवधारण से पीड़ित की संपत्ति महत्वहीन है, सम्मति महत्वहीन है। इसमें सहमति का कोई महत्व नहीं कि भाई उसकी सहमति थी, आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, तो इसमें ये भी याद रखना सहमति का कोई महत्व नहीं है, सहमति का महत्व नहीं है। ठीक है, कोई महत्व नहीं है कि आप कहोगे भैया उस आदमी ने सहमति दे दी थी, भैया हमने निकाल लिया उसका अंग, है ना। तो दुर्व्यवहार के अपराध में कि अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी कि सहमति का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहे अगर ये बचाव लेना चाहे कि भैया उसने सहमति दे दी थी तो बचाव नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। सेक्शन इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही इसमें आपको देखना, ज्यादा नहीं देखना है इसमें। बाकी इसमें अवधि लिखी है, कारावास की अवधि लिखी, वो अलग अलग तरीके से जो है इसमें दंड के जो है प्रकार बताए गए हैं कि अलग अलग प्रकार से अगर करता है। तो इसमें लिखा है जो कोई दुर्व्यवहार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं हो, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो 7 वर्ष से लेकर 10 इसका कारावास हालांकि पूछे नहीं जाते, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें क्या कह रहा है, कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी जो 10 वर्ष से, तो 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास है साधारण रूप से जब करता है। आगे लिखा है जहां अपराध एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यवहार है तो सिर्फ सजा बढ़ जाएगी, मतलब एक से ज्यादा लोगों को आपने दुर्व्यवहार करा है। तो तीसरे क्लॉज में कहता है तो कठोर कारावास है जिससे अवधि जो है 10 वर्ष न्यूनतम हो जाएगी जो आजीवन कारावास तक चली जाएगी। साधारण में 7 से 10 है और अगर एक से अधिक व्यक्तियों का करते हैं तो 10 से आजीवन चली जाएगी। चौथा कहता है जहां अपराध किसी अवयस्क के लिए किया जाता है, मतलब अगर अवयस्क है तो वो भी 10 से आजीवन होगी इसमें सजा, ठीक है। आगे कहता है पांचवा जहां अपराध एक से अधिक अवयस्कों के लिए तो फिर 14 वर्ष से आजीवन हो जाएगी, मतलब एक से ज्यादा अवयस्क हैं तो 14 से आजीवन हो जाएगी, ठीक है। छठवा कहता है यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यवहार किया गया है या मतलब सिद्ध दोष अगर पहले कुल मिला के दोष सिद्ध हो चुका है फिर भी करता है, इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें लिखा है शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, मतलब पूरा जो है आजीवनी कारावास होगा, जितना जीवन बचा है वो उसमें बिताएगा। इस तरीके की इसमें जो है सजाएं दे रखी हैं। अब लास्ट कहता है अगर कोई भाई लोक सेवक है, कोई पुलिस वाला है ना, सीधी सी बात है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, लोक सेवक है, ये लोग करते हैं तो भैया इनको आजीवन कारावास होगा और वो भी जितना जीवन बचा है पूरे के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लिखा था शक्ति का दुरुपयोग, ये इसीलिए जिसमें आगे ना कि अब लोक सेवक है वही करा रहा है, आपका काम है भैया रोकना, आप उस अपराध को बढ़ा रहे करा रहे हैं तो आपके लिए फिर जो है आजीवन कारावास होगा। जितना जीवन बचा है भैया वहां बिताएंगे, आप कहाँ बिताएंगे, जेल में बिताएंगे, ठीक। ये था आपका 370। 370 ए भी लगभग ऐसा ही है। 370 ए देखिए क्या कहता है, 370 ए कहता है जो कोई यह जानते हुए इस बात का विश्वास करने का कारण रहते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यवहार किया गया है ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति से लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो ये लैंगिक शोषण के लिए रख रहा है अवयस्क को, तो 5 से जो है इसमें कितना दे रहा है, कठोर कारावास होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 5 वर्ष से कम की नहीं हो किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो 5 से 7 है इसमें, 5 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास, ठीक है। केवल सेक्शन याद रखना है इसमें भी आपको। 5 जी अवयस्क के मामले में कि अगर हमने रखा है, शोषण अभी हुआ नहीं, केवल उसको रखा है, इसलिए रखा है कि उसका लैंगिक शोषण आगे जाके किया जाएगा, इसलिए 5 से 7 वर्ष तक की इसमें जो है सजा है। दूसरा कहता है जो कोई यह जानते हुए इस बात का विश्वास का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार किया गया है ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति से लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 अन्य लोगों के लिए है 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो है 5 वर्ष तक की हो सकेगी, 3 से 5। देखिए 2 सजाएं हैं, एक तो नॉर्मल है मतलब जो अवयस्क नहीं उनके लिए है और जो अवयस्क है उनके लिए ये है, ठीक है। बस 2 ही सजा है और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, केवल सेक्शन याद रखना है। ये लैंगिक शोषण है जिनका दुर्व्यवहार किया गया है। अब इसी से मिलते जुलते सेक्शन कुछ और हैं आगे, दास्ता देखिए इसी में देख लीजिए, कोई खास नहीं है। 371 है सेक्शन, 371। 371 क्या कहता है, 371 कहता है दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। दासों का, दासों मतलब गुलामों का, पहले होते थे अभी भी नहीं, दासों का अभ्यासिक व्यापार,
ठीक है। तो दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, या कह लीजिए जो बेचा खरीद फरोख्त करता है, ठीक है। किसको बेचता है? दास, बस इतना याद रखना, दास है इसमें। तो जो दासों को कोई व्यक्ति हैबिचुअल बेचता है, खरीदता है, उसको कितनी सजा है? केवल आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंड। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, आजीवन या फिर जो है 10 वर्ष तक का कारावास से अधिक नहीं होगी, ठीक। तो केवल सेक्शन इसमें भी आपको याद रखना है। 372 कहता है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। इन सब में सेक्शन याद रखना है, ये वेश्यावृत्ति से संबंधित, वेश्यावृत्ति, ठीक है। बस इतना एक शब्द याद रखना है। 372 कैसे संबंधित है? वेश्यावृत्ति से संबंधित है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ये भी कह रहा है कि अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु की किसी व्यक्ति को जो है वेश्यावृत्ति करने के लिए जो है क्या करता, बेचता वगैरह है, लाता वगैरह है, तो इसके लिए इसमें जो है, इसमें भी सेम सजा है कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति भाड़े पे भी देता है, उधार देता है, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो 10 वर्ष तक का इसमें कारावास है, जुर्माना लिखने की जरूरत नहीं, केवल सेक्शन याद रखना है इसमें, ठीक है। ठीक है। 373 कहता है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यक्ति का खरीदना। ये बेचना है, ये बेचना है, और ये खरीदना है, ये खरीदने वाले के लिए, मतलब खरीदना और बेचने वाले दोनों दंडित किए जाएंगे। जो बेचता है वो भी दंडित किया जाएगा, और जो खरीदता है वो भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। खरीदने वाला 373 में जाएगा, वो बेचने वाला 372 में जाएगा, ठीक है। ये बस इतना सा याद रखना है। इसमें भी 10 वर्ष तक की सजा सेम है, ऊपर वाले और नीचे वाले में। तो सजा भी खैर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं है इसमें। 374 कहता है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, मतलब जबरन मजदूरी, ठीक है। बंधुआ मजदूरी कह लो, जबरन मजदूरी कह लो। तो जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकी, मतलब 1 साल का सजा है इसमें, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इस धारा के अधीन अपराध कैसा होगा? संज्ञेय होगा, जमानती, असमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं होगा, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम क्या कह रहा है? कि कोई व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, आप नहीं करना चाहते काम, वो आपसे जबरन करा रहा है, ठीक है। एक तरीके से बंधुआ मजदूरी है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी करा रहा है, आप नहीं करना चाहते, वो करा रहा है कि भैया करो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है 1 वर्ष तक का जो है कारावास से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। एक चीज और याद रखना है, इसमें सरकार जो अनिवार्य श्रम के लिए घोषित करती है ना, वो नहीं आता इसमें, कि सरकार ने कहा है कि भाई कोई क्षेत्र विशेष है वहां पे सभी, लेकिन उसमें भी सरकार ये चीजों का ध्यान रखती कि ऐसा ना हो कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों से कहे, वो नहीं होता है। सब सरकार ने कई बार योजना निकाली, सरकार ने कहा भैया हम पैसा तो दे रहे हैं, अब गांव की सड़क बनना है, पैसा दे रहे हैं, लेकिन बस एक ही शर्त है कि भैया आप लोग खुद मेहनत आप करना, लेबर वेबर आपका सबका, आप ही करो सबका, पैसा जो खर्च होगा वो हम उठाएंगे। तो इस तरीके के वो अनिवार्य श्रम नहीं कहलाते, ठीक है। अनिवार्य श्रम का मतलब है विधि विरुद्ध रूप से कि जो काम आप नहीं करना चाहते, कोई व्यक्ति जबरन आपसे कराता है, तो वो आ जाता है 374, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपके सेक्सुअल ऑफेंस है, यौन अपराध है, ये सब 375 में, 375 से लेके यौन अपराध है ये कहां से कहां तक जाते हैं आपके? 375 से लेके 377 तक, ठीक। 378 से चक्कर शुरू शुरू बदल जाता है, फिर वो संपत्ति वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। 375 से 377 तक। 375 में जो है आपके रेप या बलात्कार की परिभाषा दे रखी है, सेक्शन 375 काय की परिभाषा दे रखी है? रेप की या बलात्कार की, बलात्संग कह लीजिए। बलात्संग मतलब जबरन, ठीक है। तो बलात्संग की परिभाषा दे रखी है 375
75 में दे सकी। उसके लिए फिर दंड की व्यवस्था 376, 76 ए बी सी डी करके, और जो है अलग अलग प्रकार के जो बलत्संग है उनके लिए जो है अलग अलग जो है दंड की व्यवस्था की गई है। 375 में परिभाषा है, क्या है इसमें परिभाषा, और 376 में जो है इसका दंड है, और इसके बाद जो ए बी सी करके जो है इसके प्रकार है उनमें अलग दंड है। ठीक है, तो पूरा 376 सेक्शन ही है वो। उसके बाद उसके ए बी सी डी करके अलग अलग प्रकार से जो है उसके जो है दंड दे रखे हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार के हैं वो, तो अलग अलग तरीके से जो है दे रखे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो बलात्कार वाले जो अपराध हैं ये केवल किसके द्वारा किए जा, इसमें इस किसके द्वारा कारित किए जा सकते हैं, इसमें अभियुक्त कौन होता है, केवल पुरुष होता है, ये पुरुष के द्वारा ही कारित किए जा सकते हैं। इसमें अभियुक्त कौन होता है, पुलिस पुरुष ही होता है। ठीक है, इसमें अभियुक्त तो हमेशा पुरुष होगा, महिला नहीं हो सकती। यानी कि अगर ये कोई ये कहे कि किसी महिला पे आप बलात्कार का केस लगा दो तो नहीं लगेगा। इसमें अभियुक्त तो हमेशा कौन होगा, पुरुष होगा। ठीक है, तो कन्फर्म है ये बात, इसको याद रखना है कि इसमें अभियुक्त हमेशा पुरुष होगा। पीड़िता इसमें महिला होगी, स्त्री होगी। पीड़िता कौन होती है, इसमें स्त्री होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो किसके विरुद्ध किया जाता है, स्त्री के विरुद्ध। तो इसमें पीड़िता कौन है, स्त्री। स्त्री कौन है, पीड़िता है। यानी ये स्त्रियों के खिलाफ ही किया जा सकता है। ठीक, और अभियुक्त होता है केवल पुरुष, ये याद रखना है आपको, पुरुष के खिलाफ ही लग सकता है। किसी स्त्री के खिलाफ आप रेप का केस नहीं लगा सकते। ठीक है, कि कोई पुरुष लगा रहा हो, कभी सुना हुआ आपने कि किसी पुरुष ने लगाया, महिलाओं के खिलाफ नहीं लगेगा। लगाना चाहेगा तो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो याद रखना पुरुष जो है महिला के खिलाफ नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ महिलाएं जो है पुरुष के खिलाफ लगा सकती हैं। तो इसमें जो अभियुक्त होता है वो पुरुष होता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसमें जो है 7 प्रकार बताए गए हैं, 7 तरीके बताए गए हैं कि स्त्री की जो मनोदशा है किस किस का फायदा उठा के अगर किया जाता है तो जो है बलात्संग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और पहले तो ये देख लीजिए कि जो है आपका बलात्कार होता कैसे है। पहले जो परिभाषा थी वो थोड़ी संक्षेप ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है 2013 के बाद इसकी जो परिभाषा है काफी विस्तृत हो गई है बलात्कार की। ठीक है, तो इस कैसे कैसे हो सकता है, देखिए पहले तो ये देखिए लिंग के प्रवेशन के द्वारा हो सकता है। सीधा लिखूंगा मैं, लिंग प्रवेशन, ये तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिंग प्रवेशन द्वारा हो सकता है। लिंग से भिन्न किसी अंग या वस्तु के द्वारा भी हो सकता है। लिंग से भिन्न वस्तु, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला तो लिंग प्रवेशन है, दूसरा लिंग से भिन्न वस्तु के प्रवेशन वगैरह द्वारा भी जो है क्या हो सकता है, बलात्कार हो सकता है। तीसरा स्त्री का इस प्रकार हस्त साधन द्वारा भी हो सकता है, हस्त साधन। ठीक है, हस्त साधन के द्वारा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिंग प्रवेशन हो, हस्त साधन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, हाथों के द्वारा। तीसरा, चौथा मुंह द्वारा या मुंह लगाना। ठीक है, तो मुंह अकेला लिखेंगे, मुंह, हाँ मुंह द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये चारों तरीके से हो सकता है, केवल लिंग जरूरी नहीं है। पहले केवल लिंग लिंग था परिभाषा में, लेकिन अब लिंग से भी हो सकता है, लिंग से भिन्न वस्तु से भी हो सकता है, हस्तों के द्वारा भी हो सकता है, और मुंह के द्वारा भी हो सकता है। ये तो आप जानते ही भाई, हाथ वगैरह ये लिंग वगैरह ये तो सब जानते हैं कि किस को जो भी स्त्री है उसकी योनि वगैरह है, मुंह है, मूत्र मार्ग है, गुदा है, ये सब में आप प्रवेश कराते हैं, चाहे हाथों से कराएं, चाहे लिंग से कराएं, चाहे मुंह से कराएं, या किसी भी साधन से कराएं, कुल मिला के। तो ये क्या हो सकता है, ये बलात्कार हो सकता है। ठीक है, तो ये परिभाषा विस्तृत हो गई है, केवल लिंग तक सीमित नहीं है ये परिभाषा। लिंग से भिन्न वस्तुओं पे, हस्त साधन पे, और मुंह से भी जो है आप जो है बलात्कार हो सकता है। ठीक है, अब ये बलात्कार कब होता है, बलात्कार तब होता है, इसमें 7 कारण बताए हैं जब वो बलात्कार होता है। पहला, स्त्री की इच्छा के बिना। पहला क्या कह रहा है, स्त्री की इच्छा के, स्त्री नहीं चाहती और आप कर रहे हैं तो ये बलात्कार है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो क्या होगा, स्त्री की इच्छा के बिना, पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, के बिना। अगर स्त्री नहीं चाहती, उसका मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर इन प्रकार में से कोई भी प्रकार से आप कारण करते हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स जो भी हैं उस पर
करते हैं इस तरीके का, तो वो आपका जो है बलात्कार की परिभाषा में आएगा। दूसरा, स्त्री की सम्मति के बिना, स्त्री की सहमति लिख देते हैं, सहमति के बिना, ठीक है। स्त्री की इच्छा के बिना और सहमति, दो शब्द आए, एक इच्छा है और एक सहमति है, ठीक है। इच्छा सहमति दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। सहमति तो वो जानते ही भैया उसकी सहमति नहीं है, हो गया। इच्छा, इच्छा नहीं है तो भी बलात्कार है। कुल इच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई आपका, आपकी कोई फ्रेंड है जिससे आपके पहले से ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप है, और अगर उसकी इच्छा नहीं है और आप करोगे तो भी बलात्कार है, ठीक है। और सहमति तो जानते ही हो आप, अगर वो सहमत नहीं है और आप करते हो तो भी आप बलात्कार की श्रेणी में आओगे, ठीक। इसके अलावा तीसरा कहता है, उसे या किसी हितबद्ध व्यक्ति की मृत्यु या उपहति के भय के अधीन। तीसरा सीधा लिख देता हूं, उपहति के भय के अधीन। अब उपहति उसको भी हो सकती है या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। तो उपहति के भय के अधीन, उपहति के भय के अधीन मतलब आप उसकी सहमति प्राप्त कर लेते हैं, केवल उसको डरा के धमका के, या तो उसको ही डरा देते हैं या उससे कोई हितबद्ध व्यक्ति है उसको डरा के धमका के उसकी सहमति ले लेते, तो भी जो है बलात्कार की श्रेणी में आएगा। चौथा देखिए, चौथा कहता है, पति होने का विश्वास दिलाकर। पति होने का विश्वास दिलाकर, मतलब पति है नहीं, झूठा, वो क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रवंचना कर ली, बता दिया उसको लगा के भाई ये पति है। अब पति है तो पति के संग तो संबंध बना सकती है कि स्त्री, उसने सोचा कि भाई पति है, और जबकि आपको पता है कि आप पतिवती हो नहीं, आपने झूठा ड्रामा कर लिया, जो फिल्मों में होता है ना कि सिंदूर भर दिया बस हो गए पति, तो वो पति नहीं होते। पति एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से पति होता है। आपको पता है आपका कोई इरादा नहीं, और भर के दिखा रहे हैं कि भाई हम पति हो गए, पति पत्नी हो गए, और जबकि आपके मन में कपट है, आप जानते हो कि आप उसके पति नहीं हो, तो भी बलात्कार होगा, ठीक है। तो ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। छठवां कहता है, जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की, 18 वर्ष से कम आयु, उल्टा हो गया, एक छूट गया क्या शायद, एक छूट गया, विकृत चित्त वाला, ठीक है। पीछे इसके बाद लिख लेंगे, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो 18 वर्ष से कम आयु की है कोई स्त्री, उसके साथ करते तो वो सदा बलात्कार है, ठीक है। वो 18 वर्ष से कम है तो बलात्कार है। अगला है, जबकि विकृत चित्ता के कारण सम्मति देने में असमर्थ है, विकृत चित्ता है, चित्ता के कारण, मतलब इसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की नहीं है, या तो पागल है या उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वो स्वतंत्र सहमति दे पाए, तो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, ठीक है। सातवां है, जबकि वह सम्मति संसूचित करने में अक्षम हो, अक्षम हो कुल मिला के, सहमति देने में, सहमति संसूचित करने में, संसूचित करने में क्या हो, अक्षम हो। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है मान लो कोई गूंगा है, बहरा, बोल नहीं पा रहा, तो आपने उसका फायदा उठा लिया और आपने इस तरीके से करा, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। तो ये कितने प्रकार से, 7 प्रकार से आप बलात्कार कर सकते हो। किस किस तरीके से कर सकते हो, इन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 7 तरीके से कर सकते हो और इन तरीकों से कर सकते हो। 7 तरीके मतलब बलात्कार, मतलब 7 प्रकार से करोगे बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और इस प्रकार से आप कर सकते हो, चाहे लिंग के द्वारा करो, चाहे लिंग से भिन्न वस्तु से करो, चाहे हाथों के द्वारा करो, चाहे मुंह से करो, ये बलात्कार ही होगा, ठीक है, याद रखना। परिभाषा काफी विस्तृत हो गई है, ध्यान में रखना, ठीक है। पहले से ज्यादा विस्तृत हो चुकी है इसकी परिभाषा, तो इसको याद रखना है कि केवल लिंग काम नहीं करेगा कि भाई लिंग से होगा तभी बलात्कार होगा, हाथों से होगा तो भी बलात्कार होगा, मुंह से होगा तो भी बलात्कार होगा, इसके अलावा अन्य कोई वस्तु से होगा तो भी बलात्कार होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और आ गई बात, अभी अपन ने पढ़ा सहमति, कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री की सहमति हो बलात्कार के मामले में, तो बचाव है, सहमति बचाव है, यहाँ सहमति बचाव, ये जो है सहमति बचाव है,
सहमति आपको बचाव देगी, फिर वो बलात्कार नहीं रह जाएगा। जब सहमति है तो बलात्कार नहीं रह जाएगा। तो सहमति यहाँ बचाव है। अगर आप ये सहमत सिद्ध कर देते हैं कि हाँ सहमति थी उसकी, तो आपको बचाव मिलेगा। तो यहाँ सहमति बचाव है। लेकिन बात वही है, आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उसकी सहमति थी वो स्वतंत्र थी, स्वतंत्र इच्छा से थी, है ना, कोई उस पर दबाव नहीं था। ये सब आप सिद्ध कर देते हो तो आपको बचाव मिल जाएगा। तो सहमति यहाँ बचाव है, ठीक है, क्योंकि सहमति से ही तो पूरा काम चल रहा है। सहमति जो है यहाँ क्या है, बचाव है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सहमति यहाँ आपको बचाव देगी। अब एक केस है इसमें 2019 का, डीएम सोनकर बनाम महाराष्ट्र राज्य। यहाँ लिख लीजिए डीएम सोनकर, ठीक है, वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला है 2019 का, ठीक है। ये 2019 का मामला है, डीएम सोनकर का मामला है 2019 का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इस बात के फैक्ट क्या है देखिए। इस बात में क्या था, विवाह करने के विश्वास व स्वतंत्र सहमति से बना गया यौन संबंध पुरुष के विवाह न करने पर स्वतः बालासंग नहीं होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दिया जाए कि उसने विवाह करने का इरादा ना रखते हुए केवल यौन संबंधों के प्रति सम्मति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही विवाह करने का भरोसा दिया था। क्या मतलब इसका, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि सहमति से बनाए गए संबंध। कई बार ऐसा होता है ना कि लड़के लड़की के अब एक दूसरे से रिलेशन में है ना, शादी भी करना चाहते हैं भाई। अब शादी करना चाहते हैं, संबंध भी बन जाते हैं कई लोगों के, है ना। अब ऐसे में संबंध बने हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सहमति से बने हैं, ठीक है। फिर आप लोग देखते होंगे कि भाई शादी नहीं हो पाई किसी वजह से, तो लड़की ने केस लगा दिया। लड़की ने क्या केस लगा दी कि भाई इनने हमारे संग बलात्कार किया। तो ये उसी प्रकार का एक मामला है। तो यहाँ न्यायालय ने ये कहा कि केवल जब आपके संबंध बने, जो स्वतंत्र सहमति से आपके जो संबंध बने हैं, उसमें केवल जो लड़का है वो केवल इसलिए दोषी नहीं हो जाएगा कि कि आपके से शादी नहीं हो पाई। यहाँ आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो लड़का, देखिए एक दो वजह होती है। एक टाइम था कि अपन सोच रहे हैं कि भी शादी कर लेंगे, संबंध भी बने, बढ़िया आगे चल रहे। अब आगे भविष्य में क्या हो जाए कौन जानता है। शादी नहीं हो पाई और लड़की ने चला बलात्कार का केस लगा दिया। तो उस समय अगर उसका इरादा था कि शादी करेंगे और उस समय संबंध बनाए थे तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन उसके लिए ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसने जब संबंध बनाए थे तब ये कपट रखता था, जानता था कि आगे जाके मुझे संबंध नहीं बनाने, मतलब शादी नहीं करनी है, इसका केवल फायदा उठाना है, तभी बलात्कार होगा, अन्यथा बलात्कार नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां सहमति थी, सहमति थी वहां दोनों की। दूसरा, ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि भविष्य में शादी नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि नहीं कर पाए किसी वजह से, ठीक है, ना हो पाई या घर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है XYZ, वो अलग बात है कि क्यों नहीं हो पाई। नहीं हो पाई तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। और अगर उसको बलात्कार की श्रेणी में लाना है तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो जो लड़के ने जब संबंध बनाए थे उसके मन में पहले कभी शादी करने का इरादा था ही नहीं, ठीक है, तब वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा, ठीक है। ये इसमें कहा गया है आपके डीएम सोनकर के बाद है। तो इसमें यही कहा गया कि यदि अभियुक्त ने विवाह के आशय से विवाह का वादा किया हो किसी से कि भाई हम शादी करेंगे, किंतु नियंत्रण से परे, मतलब उसके हाथ में नहीं है अब शादी करना, नियंत्रण से परे किसी पश्चातवर्ती परिस्थिति के कारण विवाह ना कर सका हो, तो उससे उसके द्वारा महिला की स्वतंत्र सहमति से किया गया मैथुन बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कह रहा है अगर एक पुरुष ने आपसे वादा किया कि आपसे शादी करेगा और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके हाथ में नहीं रही हैं, अब वो आपसे शादी करने योग्य नहीं रहा किसी भी वजह से, कोई भी परिस्थिति हो सकती, तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट केस है ये 2019 का, डीएम सोनकर बनाम महाराष्ट्र। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि एक पुरुष स्त्री को जो है क्या है शादी का भरोसा देता है, अब परिस्थितियां उसके नियंत्रण में नहीं रह गई, अब वो उससे विवाह नहीं कर पाता है, तो क्या इस प्रकार बनाया गया संबंध बलात्कार की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। इस प्रकार बनाया गया संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, अभी अपन ने पढ़ा था सहमति, ठीक है, क्या पढ़ा था, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उस स्त्री की सहमति के बिना, है ना,
एक इच्छा पड़ी थी, एक सहमति पड़ी थी। अब क्वेश्चन आता है, अब आप जानते हो कि वेश्यावृत्ति अपन पढ़ रहे थे, तो क्या एक वेश्या के संग बलात्कार किया जा सकता है? बात आती है, कोई पूछे कि भाई कोई वेश्या के संग बलात्कार हो सकता है कि, क्योंकि वो तो काम ही ऐसा करती है, तो क्या उसके संग हो सकता है? उसके संग भी हो सकता है, वेश्या के संग भी बलात्कार हो सकता है, क्योंकि ऊपर लिखा है इच्छा के विरुद्ध, सहमति के विरुद्ध। अब भले ही वेश्या है, वो काम करती है, लेकिन नहीं है उसकी इच्छा आपसे, तो भी बलात्कार उसके साथ किया जा सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है ना, वही मैं कह रहा हूँ, एक वेश्या से भी जो है बलात्कार किया जा सकता है, अगर वो इनकार कर दे आपसे, आपके साथ नहीं करना उसे, फिर आप जबरन करेंगे तो बलात्कार ही होगा, ठीक है, भले ही वो उसका धंधा वही है, ठीक है, वो यौन अपराध वाला धंधा करती है, उस प्रकार का काम करती है, फिर भी बलात्कार होगा। अगर वो आपसे नहीं संबंध बनाना चाहती और आप जबरन संबंध बनाओगे तो बलात्कार होगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो बाकी फिर स्पष्टीकरण ये तो आप पढ़ लेना, कोई कोई इस तरीके के जो शब्द हैं उसमें, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, तो इनको अपन को पढ़ने का कोई वो नहीं है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ना पूरा है आपको घर पे बैठ के, है ना, पढ़ लेना इनको, इनके जो है बहुत सारी चीजें पढ़ लेना। अपवाद देख लीजिए क्या कहता है, किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया का अंत प्रवेशन से बलात्कार घटित नहीं होगा, ये अपवाद है। अपवाद क्या कह रहा है कि किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया का अंत प्रवेशन से बलात्कार घटित नहीं होगा। अब ये अपवाद इसीलिए लिखना पड़ा है कि देखिए, जब मेडिकल है, कोई हो रहा है, उस समय इस तरीके का प्रवेशन कराना पड़ता है, आपने पढ़ा ना, वस्तु के द्वारा भी हो रहा है आजकल। अगर ये नहीं लिखते तो डॉक्टर्स को भी लगा देते आप तो, कि भाई डॉक्टर ने वो मेडिकल किया, वो भी बलात्कार का दोषी है, नहीं ना, इसीलिए लिखा है कि अगर कोई मेडिकल प्रक्रिया चल रही है, अब मेडिकल प्रक्रिया है तो कई प्रकार की हो सकती है ना, महिला संबंधी कोई बीमारी हो गई, उसमें डालना है, मतलब कोई भी मशीन वगैरह जो भी रहता है, उपकरण वगैरह, तो फिर वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है, किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी की आयु कितनी है, 15 वर्ष की आयु की ना हो, बलात्कार नहीं, मतलब 15 वर्ष से कम की नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरुष है, पति है, कुल मिला के पति, तो अगर कोई पति है और उसकी पत्नी की जो आयु है, इसमें लिखा है 15 वर्ष से कम की नहीं है, 15 वर्ष से कम की नहीं है, मतलब 15 वर्ष से ऊपर ही की है, मतलब, और फिर उससे संग कोई शारीरिक संबंध बताता है तो बलात्कार नहीं, ठीक है। हाँ, अगर 15 वर्ष से कम आयु की है पत्नी तो फिर बलात्कार है। पत्नी के मामले में एज क्या है, 15 वर्ष, तो सहमति के मामले में एज क्या है यहाँ, 18 वर्ष, अपने पढ़ी था कि 18 वर्ष, और वैसे सहमति के मामले में 18 वर्ष है, लेकिन पति के लिए 15 वर्ष है, ठीक है, 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, 15 वर्ष से कम है तो फिर बलात्कार है। अब 376 में जो है दंड दे रखा है बलात्कार के लिए, 376 में पहला जो है दंड दे रखा है, 1 मिनट। अब 376 में भी दंड के कई, एक तो सामान्य दंड है, बलात्कार का जो नॉर्मल दंड होता है वो दंड है, फिर उसके हिसाब से बांटा गया है उसे अलग अलग। तो सामान्य दंड है 376 में, देख लेते हैं पहले 376 में जो सामान्य दंड है बलात्कार का वो कितना है। सामान्य दंड तो आप जानते ही 10 वर्ष का जो है कठोर कारावास और आजीवन कारावास। तो 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष से आजीवन लिख लेते हैं, 10 से आजीवन, ठीक है, कठोर होगा और ये, ठीक है, 10 से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना, और जो है जुर्माना होगा इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना, 10 से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना, ये साधारण दंड है, ठीक है, साधारण जो नॉर्मल दंड होता है वही है ये, फिर उसके प्रकार के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। 376 जो कहता है विनिर्दिष्ट दशा में, 14 विनिर्दिष्ट दशाओं में, मतलब जो दशाएं बताई गई हैं नीचे उनके हिसाब से अगर होता है, जो दशाएं बताई गई हैं 14 प्रकार, 14 दशाएं बताई गई हैं कि उसी पुलिस अधिकारी द्वारा ये बताई गई हैं, एबीसी करके जो बताई गई हैं, है ना, किसी पुलिस अधिकारी होती है उस पुलिस थाने की सीमा में, किसी थाने के परिसर में, कुल मिला के पुलिस वालों द्वारा, ठीक है, लोक सेवकों द्वारा, केंद्र या राज्य के किसी जो है क्षेत्र के में नियोजित कोई सशस्त्र बल के अधिकारी वगैरह उनके द्वारा, है ना, या इसमें लिखा है जेल वगैरह के कर्मचारियों द्वारा,
या अस्पताल के प्रबंधक द्वारा या अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा या इनके नातेदारों द्वारा, मतलब स्त्री के घर के रिश्तेदार है उनके द्वारा, या सांप्रदायिक या पंथीय कोई हिस्सा हिंसा होती है उसके द्वारा, या कह रहा है किसी स्त्री को यह जानते हो कि गर्भवती किसी मतलब गर्भवती महिला के द्वारा, मतलब महिला से किया जाता है, उस स्त्री की सम्मति से जो समय क्या लिखा, उस स्त्री से जो सम्मति देने में असमर्थ है, जो सहमति नहीं दे पाती उसकी के द्वारा, उस पे किसी स्त्री पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है वो खुद करता है तो उसके द्वारा, है ना। मानसिक शारीरिक जो है स्त्री की जो है निशक्तता का जो है फायदा उठाकर किया जाता है। बलात्कार करते समय स्त्री को गंभीर ये शारीरिक चोट वगैरह कारित करता है, विकलांग बनाता है, उस स्त्री को बार बार बलात्कार करता है, तो इनमें जो है अलग से है, इनमें थोड़ा अलग से है। तो इनमें कितना दंड है, इनमें जो है कम से कम 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, जो आजीवन कारावास तक का हो जा सकेगा, इसमें भी 10 वर्ष से लिखा है। ये 14 दशाओं में, सीधा लिख देता हूँ दशाओं में, ये 14 दशाएं हैं, इन दशाओं में कितना दंड होगा आपको, 14 दशा में जो है 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 10 से लेकर आजीवन, और आजीवन जो कारावास होगा वो पूरे शेष प्राकृतिक मतलब जितना जीवन है पूरे के लिए होगा, शेष शेष जीवन, शेष जीवन लिख देता हूँ, शेष जीवन मतलब आजीवन कारावास होगा, वो जितना जीवन बचा है उतना जेल में ही काटना पड़ेगा, कोई रियायत व्यायत नहीं मिलेगी, छूटोगे नहीं, है ना। जितना मिले, अगर आजीवन कारावास हो गया तो मर के ही निकलोगे वहां से, ठीक है। तो 14 वर्ष से जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, और जो है आजीवन हो सकता है, और ये दोनों कठोर ही है, तो कठोर लिखा नहीं है, याद रखना कठोर है, साधारण की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो कठोरी दंड होंगे इसमें। इसके अलावा 376 में और है कि भाई 16 वर्ष से कम स्त्री के साथ कोई व्यक्ति करता है, 16 वर्ष से जो है कम है, माइनर है ना, 16 वर्ष से कम की कोई स्त्री है और अगर उसके साथ किया जाता है तो फिर इसमें सजा का प्रोविजन अलग से किया जाए है। इसमें जो 20 वर्ष से आजीवन कारावास हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा और यहाँ आजीवन ही रहेगा, ठीक है, आजीवन लिखा नहीं, तो न्यूनतम 20 वर्ष हो जाएगा, और कठोर यहाँ भी सब जगह कठोर ही रहेगा, तो लिखना नहीं है। तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का अर्थ भी जो है पूरा प्राकृतिक जो जीवन शेष जीवन है वो आपका जेल में ही बीतेगा, तो ये बात भी बार बार नहीं लिख रहे, याद आजीवन का मतलब यहाँ यही समझना है कि पूरा जीवन जेल में, ठीक है। तो 20 वर्ष से कम है तो न्यूनतम दंड की जो है मात्रा वो 20 हो जाएगी, 16 वर्ष से कम है तो न्यूनतम दंड की मात्रा जो है 20 वर्ष हो जाएगी, और जो कहां तक जाएगी, आजीवन कारावास तक जाएगी। कब जाएगी, जब 16 वर्ष से कम की है। अब 376 ABC करके जो है आपके जो है कुछ जो है अपराध दे रखे हैं। 376A 376 कहता है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशीलता की दशा में, 376 इनको आपको सेक्शन याद रखना है, 376 ये आपको सेक्शन वाइज याद रखना है, ठीक है। सेक्शन क्या रखना है, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाती है, आपने बलात्कार किया, सदमा वो बैठ गया, तो उसके लिए दंड है 376A में, ठीक है। कब, जब पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील हो जाती, मृत्यु हो जाती है, या सीधा लिख देते पागल हो जाती बेचारी, ठीक है, मृत्यु हो गई, पागल हो गई, सदमा लग गया, तो ऐसे में कितने दंड से दंडित किया जाएगा, ऐसे में जो है मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है आपको, क्या दिया जा सकता है, मृत्यु दंड, ये इसमें मृत्यु दंड भी हो सकता है, आपको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, या फिर आप जानते हो 20 वर्ष से लेकर आजीवन, और आजीवन का अर्थ भी शेष प्राकृतिक जीवन और कठोर, ठीक है। ये सजा हो सकती है, कब हो सकती है, जब पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वो पागल हो जाती है, तो आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, या 20 न्यूनतम जो 20 साल है वो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और आजीवन कारावास का मतलब ये शेष प्राकृतिक जीवन था, वो दंड कैसा होगा, कठोर होगा। अब 376 में ए बी और है, 376A और B, ये क्या कह रहा है, ये 12 साल की एज फिक्स कर दी इसने कि 12 साल से कम आयु की स्त्री से करते हैं, इसमें कितनी एज है, 12 वर्ष, बस एज लिख दी मैंने, ठीक है। अगर कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उसके मतलब बच्ची है एक, तो एक बच्ची के साथ बलात्कार करते हो तो आपको कितना दंड होगा, यही वाला जो ऊपर लिखा है, यही दंड है, इसके लिए अलग से दंड नहीं, सेम दंड यही है, इसमें भी मृत्यु दंड हो सकता है, या 20 वर्ष से लेकर जो है आजीवन कारावास, तो यही दंड यहाँ भी लागू होगा, ठीक है, सेम दंड है, अगर चाहे मृत्यु हो या फिर आप 12 साल की बच्ची से करो तो भी यही दंड है, मृत्यु दंड भी हो सकता है, या 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, ठीक है। 376D देखिए, अब
376 डी, ये गैंगरेप है। ये क्या है? गैंगरेप। ये पूछा जाता है बहुत। गैंगरेप, गैंगरेप तो जानते हो, ये समूह के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो गैंगरेप कहलाता है। ठीक है, सामूहिक बाल हत्याएं। तो इसमें भी जो है मृत्यु दंड के सिवाय उपरोक्त दंड, मतलब ये है इसमें कितनी सजा होगी गैंगरेप में? इसमें यही है 10 से 20, 20 से लेकर आजीवन, 20 से आजीवन, यही है ना, 20 से लेकर आजीवन। मतलब कैसा होगा? कठोर। 1 मिनट, 376 बी नहीं लिखा आपने? अच्छा डी लिख दिया, चलिए चलिए बी भी देखना है। पहले ये देखिए 376 डी, डी बी भूल गए अपन, इसके बाद बी आएगा। 376 डी देख लीजिए। चलो अब डी हो गया तो डी देखिए। 376 डी में क्या था? सामूहिक बलात्कार। ठीक है, 376 डी में क्या है? सामूहिक बलात्कार। वो पति वाला थोड़ा अलग है, बाद में देखेंगे, पहले 376 डी है गैंगरेप है। तो 376 जो डी है, 1 मिनट, इसमें भी जो वही है, आजीवन कारावास, 20 से लेके आजीवन कारावास जो ये सजा थी, ये बस इसमें मृत्यु दंड नहीं होगा, बस 20 से लेकर आजीवन कारावास तक की इसमें जो है सजा का प्रोविजन किया गया है 376 डी में। अब डी ए और देख लीजिए, सी का है 376 का डी ए। 376 का डी ए जो है वो कहता है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया जाए। 16 वर्ष, ये 16 वर्ष की स्त्री है, इसके साथ गैंगरेप होता है। ये गैंगरेप का ही सेक्शन है पूरा, डी जो है गैंगरेप का है। ये डी ए में अब प्रकार बता दिए कि अगर वो लड़की 16 साल से कम की है तो उसके साथ अगर गैंगरेप किया जाता है ना, तो गैंगरेप है। डी में मतलब गैंगरेप, ये गैंगरेप नॉर्मल है, ये 16 साल से कम की बच्ची का। तो डी ए में जो है गैंगरेप किसका हो रहा है? 16 साल से कम की आयु की स्त्री का। तो इसमें जो है आपको कितनी, प्रत्येक व्यक्ति को शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए और जुर्माना। 1 मिनट, 376 डी ए। हाँ 16 वर्ष है। तो इसमें लिखा है वह आजीवन कारावास से जिसकी अवधि उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की होगी। तो इसमें आजीवन है, इसमें सीधा आजीवन ही है, आजीवन कारावास होगा उससे। और आजीवन कारावास का अर्थ है पूरा जीवन उसका, और संग में जो है जुर्माने से भी जो है उसे दंड। 376 सी भी है, वो बाद में करेंगे ना। अब डी लिख लिया तो डी के पूरे पढ़ ले, उसके बाद कर लेंगे, है ना। यहाँ लिखना था तो अभी अपन ने डी लिख लिया तो डी के पूरे पढ़ ले, पहले डी फिर डी ए और उसके बाद एक और है डी बी भी है 376 का, 376 का डी और बी ये भी है। 376 का डी बी में क्या है? डी बी में है 12 वर्ष से कम आयु की, 12 वर्ष से कम आयु की वो जो बालिका है उसका गैंगरेप करते हो। इसमें एज बाई एज बात दिया है, तो इसमें भी वही सजा है। ठीक है, उपरोक्त उपरोक्त या मृत्यु दंड, इसमें मृत्यु दंड भी जोड़ दिया है। इसमें भैया मृत्यु दंड भी हो सकता है या फिर आजीवन। ठीक है, और ये आजीवन का कारावास का अर्थ आप जानते हो, अगर 12 वर्ष से कम की तो वहां मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, और संग में या फिर आजीवन हो जाएगा। और आजीवन का अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन तक आपके जो है दंड। ये हो गया आपका गैंगरेप। अब इसमें बचता है अपना ए के बाद बी, 376 बी यही लिख लेते हैं, 376 का बी। 376 बी का ऐसे संबंधित है भाई। 376 भी पति के द्वारा, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। तो ये एक तरीके का पति द्वारा अपराध है, पति द्वारा। ये क्या है? ये पृथककरण की बात कह रहा है। पृथककरण मतलब अलग अलग रह रहे हैं, या न्यायालय की डिग्री प्राप्त हो चुकी है, अलग अलग रहो। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसे में पति को, चूंकि पति है इसीलिए कम सजा है इसमें। इसमें सजा है वो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सके। तो पति है इसीलिए 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का। ठीक है, और किसी भी भांति का कारावास हो सकता है इसमें, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि पति है इसीलिए। पति बस अपराध इतना कर रहा है कि वो पृथककरण के दौरान उस स्त्री की, जो उसकी पत्नी है, उसकी सहमति के बिना कर रहा है, इसलिए वो बलात्कार के अपराध में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है अपराध कब होगा? ये पति के द्वारा हुआ 376 बी में। ठीक, अब देखिए आगे। अब 376 सी है। 376 सी कहता है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा, ये प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा। 376 सी प्राधिकार में, मतलब किसी के प्राधिकार में है कोई और वही व्यक्ति ऐसा करता है ना। प्राधिकार का मतलब है प्राधिक,
कार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखता है, कोई लोक सेवक होते हुए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई रेल वगैरह, ये है इन लोगों के द्वारा अगर किया जाता है। अस्पताल का कोई प्रबंधक वगैरह जो है ये लोग सब करते हैं, तो इनके लिए है। तो इसमें से लिखा है इनके लिए जो सजा है वो लिखा है वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक ही हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तो इनको 5 से 10 है, 5 से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है इनको दंडित किया जा सकता है। तो किसी भी भांति का हो सकता है, 5 से 10 वर्ष तक का हो सकता है। ये प्राधिकार वाले व्यक्तियों के द्वारा दंड जो है रेप के मामले में बताया गया है। ठीक है, अस्पताल हो गया, ये सब हो गया। इसमें आपके जेल वगैरह भी आ गए, प्रतिकृषण वगैरह भी आ गए, उन लोगों के द्वारा है। ठीक है, बाकी सामूहिक बलात्कार हो ही गया है। गैंग रेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गैंग रेप से जो है आता है, और एक लास्ट सेक्शन है वो भी आता है इसका 376 का जो बचा है क्या कहते हैं इसे, ई, ये याद रखना ई। ये क्या है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा करना, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा, बार बार, बार बार। मतलब एक बार कर लिया फिर नहीं मारे, दोबारा कर रहे हैं, पहले कर चुके फिर कर रहे हैं, इस तरीके के। तो ये कह रहा है जो कोई धारा 376, 376A, 376AB, मतलब ये पूरे जो पहले अपराध थे वो वाले अपराध के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया, मतलब ये बलात्कारी द्वारा बलात्कार है। मतलब पहले भी दोष सिद्ध हो चुका था बलात्कार के ही मामले में और फिर से करता है ये उसके लिए, के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर सिद्ध दोष ठहराया जाता है, वह आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल या मृत्यु दंड से, तो आजीवन या मृत्यु दंड होगा ऐसे, कुल मिला के आजीवन और मृत्यु। ठीक है, आजीवन और मृत्यु के अलावा इसका कोई चारा ही नहीं बचा। इसको का दें, ये पहले ही दंडित हो चुका है, बलात्कारी है ऑलरेडी, सजा काट चुका है, फिर भी ये नहीं मान रहा है और फिर करता है, एक तरीके से हैबिचुअल बलात्कारी है। ठीक है, तो ऐसे में जो है इसको कितनी सजा होगी, या तो आजीवन कारावास होगा या मृत्यु दंड से इसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, और 2-3 चीजें और देखिए इसमें। ठीक है, ये तो आपके दंड हो गए, तो इसमें प्रकार देखना है और ABC जो दिए हैं उनको याद रखना है। ठीक है, ABC करके जो दे रखे हैं ई तक, वो आपको याद रखना है। अब कुछ केस देख लीजिए इसमें, काफी केस हैं इसमें। एक केस सुना होगा आपने तुकाराम का, तुकाराम का केस है, जिसमें आता है तुकाराम बना महाराष्ट्र जो बलात्कार से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर जी, CRPC सेक्शन 198 में वाइफ की एज 18 ईयर है और IPC में बंद रहे, ऐसा क्यों? अब ये मेरे को देखना पड़ेगा किसका कह रहे हैं, फिर मैं देखूंगा, बाद में बताऊंगा आपको, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा एज उसमें क्या है, कौन सा सेक्शन है ना, देखेंगे फिर बताएंगे कि वो क्या है। CRPC प्रोसीजर लो है। ठीक है, CRPC में एज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि CRPC क्या है, प्रोसीजर है। वैसे तो बेसिकली CRPC क्या है, प्रोसीजर लो है। ठीक है, तो प्रोसीजर लो है, मूल विधि नहीं है CRPC। ठीक, तो CRPC में क्या है, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये मूल विधि है। ठीक है, मूल विधि। अब CRPC है किस लिए, CRPC IPC को फॉलो कराने के लिए तो बनी, जो क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल विधि होता है उसको फॉलो करा दे, कैसे करना है वो बताया उसमें बस, है ना। तो CRPC तो एक प्रोसीजर है, मूल विधि तो ये है। ठीक, अब देखिए बाकी और होगा तो अपन देखेंगे, ध्यान से मैं पढ़ूंगा जब। ये कह रहा है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979, ये केस बलात्कार से संबंधित है। ठीक है, नाम नाम याद रखना है, तुकाराम, तुकाराम का मामला है, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये भी महाराष्ट्र राज्य का मामला है, कब का है, 1979, 1979। ठीक है, महाराष्ट्र का ही केस है, सुप्रीम कोर्ट का। इसको मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं, किस नेम से जानते हैं, मथुरा रेप केस। ठीक है, इसको याद रखना।
किस केस को पूछा जा सकता है, किस केस को मथुरा रेप केस के नाम से जानते हैं? तुकाराम के मामले को जो है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो मामला है उसे मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जानना है। इसमें थाना परिसर था, उसमें सिपाहियों के द्वारा एक 15 वर्ष की बच्ची के संग बलात्कार किया गया था। इसके फैक्ट ये है। ठीक है, बस इतना ही फैक्ट जरूरी नहीं है इसमें ज्यादा। तो एक 15 साल की बच्ची के संग थाना परिसर में 2 सिपाहियों ने बलात्कार किया था। ठीक है, तो उसको तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य या मथुरा रेप केस, नाम महाराष्ट्र लगा लेकिन मथुरा रेप केस, मथुरा रेप केस के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखना। अब एक केस और है निर्भया का, जिसको आप निर्भया के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, ये केस है वर्सेस कौन है? पंकज चौधरी एवं अन्य, पंकज चौधरी एवं अन्य। ठीक है, 2013 का जो मामला है वही 2013 का संशोधन इसी से हुआ। ये कौन सा है? इसको निर्भया के नाम से भी जाना जाता है, निर्भया, निर्भया केस। ठीक है, 2013 के जो संशोधन हुए इसी केस के आधार पर हुए। 2013 में जो संशोधन हुए थे ना, वो इसी की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम पंकज चौधरी का जो बात था उसी के आधार पर 2013 के संशोधन किए गए, जिसको अपन निर्भया केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। किसके नाम से जानते हैं? निर्भया के नाम से जो है जानते हैं। इसमें फिर कमेटी वगैरह बनी थी, ये तो आप जानते हैं। 3 फरवरी 2013 को फिर वो संशोधन जो है लागू हो गए थे। इसके बाद है जम्मू कठुआ कांड, ये 2018 का मामला, एक लेटेस्ट केस है। जम्मू कठुआ एक जगह है, स्थान का नाम है कठुआ। ठीक है, कठुआ, जम्मू में एक कठुआ जगह है। ठीक है, कठुआ कांड 2018 का मामला है, ये आपने सुना भी होगा। इसके बाद भी 2018 में संशोधन जो हुए थे, वो कुछ संशोधन 2018 में भी हुए थे, आपने देखा होगा, जो 12 वर्ष 13 वर्ष जोड़े गए हैं, वो इसके वजह से जोड़े गए। इसकी वजह से जो संशोधन है 2018 में जो संशोधन हुए थे 2018 में, तो उसमें कौन कौन से संशोधन जोड़े गए थे? ये आपके 376 ए बी, जो 16 वर्ष वाली आयु है, 12 वर्ष वाली आयु, 16 और 12 वर्ष वाली आयु अपन ने पढ़ा ना अभी, वो जो जम्मू कठुआ केस के कांड की वजह से जो है जोड़े गए थे। इसमें क्या था? इसमें जो है 8 वर्ष की बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया गया था, सबने सुना होगा। ठीक है, और बाद में उस लड़की की जो बच्ची थी 8 वर्ष की, उसका सिर को कुचल के बने जो है मार दिया गया था। इसके खिलाफ भी कई, आपने सुना होगा, काफी आक्रोश हुआ था, है ना। एक मंदिर परिसर में करा गया था इस कांड, तो इस वजह से इसको जो है हाईलाइट हुआ था। ठीक है, तो कठुआ के नाम से जो है जाना जाता है। एक बच्ची थी 8 साल की, उसके संग बलात्कार किए गए, फिर उसके बाद उसका मुंह वगैरह कुचल दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद 2018 में संशोधन जो हुए, 2018 में सरकार ने संशोधन किए, वो जो 16 और 12 वर्ष वाले जो संशोधन है वो इसी केस के आधार पर किए गए। ठीक है, इसी का आधार, इसी केस को देखते हुए। ठीक है, अब एक लास्ट सेक्शन बचता है आपका 377, प्रकृति विरुद्ध यौनाचार। 377 प्रकृति विरुद्ध है कुल मिला के जी, गलत इननेचुरल तरीके से है। ये क्या है? एक मिनट, प्रकृति विरुद्ध अपराध है। ये क्या है? प्रकृति विरुद्ध अपराध। मतलब प्रकृति इजाजत नहीं देती, प्रकृति इस काम की इजाजत नहीं देती, वो फिर आप कर रहे हो उस तरीके के यौन अपराध, तो वो इसमें आते हैं, 377 में आते हैं। ठीक है, प्रकृति विरुद्ध क्या है? इंद्रिय भोग करना गलत तरीके से। समलैंगिकता की भी बात आती है इसमें, जो समलैंगिकता है वो क्या है, उस पर भी आती है बात इसमें, है ना। तो प्रकृति विरुद्ध जो है ये अपराध है ना। प्रकृति विरुद्ध अपराध जो है, प्रकृति विरुद्ध अपराध वही होते हैं, आप जानते हो, गलत तरीके से इसमें आपका मुख मैथुन हो जाता है, गुदा मैथुन, पशु गमन, ये सब इसमें प्रकृति विरुद्ध में आते हैं। मुख के द्वारा, गुदा के द्वारा और पशुओं के साथ,
पशुओं के साथ अगर कोई व्यभिचार करता है तो वो भी इसमें आता है। ठीक है, अब इसमें एक केस आया फिर, ये प्रकृति विरुद्ध, ये तो ठीक है, ठीक है, प्रकृति विरुद्ध हमें समझ में आ गया कि भी प्रकृति विरुद्ध कर रहे हैं। अब कुछ लोग गे होते हैं, गे मतलब एक लड़का लड़की या लेस्बियन और गे, तो ये लोग क्या होता है कि एक लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट रहती है और लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट रहता है। इस पे भी कई डिबेटें चलती हैं, कई लोग इसको बीमारी मानते हैं, कई लोग कहते हैं कोई बीमारी नहीं, क्योंकि नेचुरल होते हैं, कोई बीमारी ऐसे कोई लक्षण तो होते नहीं, लेकिन हाँ नेचुरल ही अपने आप में ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि भाई एक लड़की है, उसमें लड़की वो जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, एक तरीके से ये बीमारी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये नेचुरल होता है, ये ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, नेचुरल होता है। एक लड़की को लड़की के प्रति आकर्षण रहता है और एक लड़के को लड़के के प्रति आकर्षण रहता है। तो इन लोगों की बड़ी समस्या थी, फिर ये लोग क्या करें, तो इन लोगों के लिए फिर भाई एक केस आया 2018 में, नवचेतन सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवचेतन सिंह वर्सेस, ये केस याद रखना, नवचेतन सिंह जौहर, जौहर वर्सेस भारत संघ। क्योंकि ये धारा इनको रोकती थी भाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रकृति विरुद्ध है ये, बेचारे इसकी धारा में आ जाते थे लपेड़े में, तो इनको केस करना पड़ा। नवचेतन सिंह बनाम भारत संघ का वाद है 2018 का। ठीक है, ये लोगों की समस्या थी, ये धारा इन लोगों की समस्या थी। तो इन्होंने जो है केस किया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में पूर्व दो वयस्कों के मध्य होने वाले प्रकृति के विरुद्ध इंद्रिय भोग को आत्यंतिक रूप से दंडनीय माना था, और ऐसे संबंध में, ऐसे संबंधों के लिए उनकी पारस्परिक सहमति, उनका पारस्परिक पति पत्नी होने का कोई बचाव नहीं दिया। ये जो केस था, इसमें जो केस था ना, इसमें एक मिनट, तो जो नवचेतन सिंह वगैरह लोग हैं, इनने वाद किया, नहीं पूरे केस आएंगे, अभी एक और केस आएगा सर। नवचेतन सिंह, नवतेजन है कि नवतेजन, अब इसको एक मिनट, नवतेज सिंह है, सॉरी नवतेज है, नवतेज है, नवतेज सिंह बनाम जौहर। ठीक है, नवतेज सिंह बनाम भारत संघ है। ठीक, इसको याद रखें, नवतेज है, नवतेज ही है। ठीक, इसमें क्या था, एक मिनट, तो इसमें क्या था, इसमें जो है न्यायालय में जब मामला गया इन लोगों का, तो इसमें दो पूर्व वयस्क जो थे, मतलब वयस्क ही थे, उनके मध्य प्रकृति विरुद्ध जो इंद्रिय भोग हुआ था, वो आत्यंतिक रूप से इसमें न्यायालय ने क्या माना, उसको दंडनीय माना। न्यायालय ने नहीं बोले ये अपराध है, और ऐसे संबंध में आप दूसरे, आप लोगों की सहमति थी, आप लोग पति पत्नी कह रहे हो दूसरों के लिए, तो इसका बचाव नहीं दिया, बोले नहीं ये दंड है, इसको माना कि भैया दंडनीय है, ये दंडनीय अपराध है। लेकिन भाई एक देखिए, कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे होती ना, तो उसको बोला दंडनीय है। परंतु इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विवाहित अथवा गैर विवाहित दो वयस्क व्यक्तियों के मध्य उनकी पारस्परिक सहमति से होने वाला कोई भी यौनाचार अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद की जो अवस्था थी, उसके बाद न्यायालय ने क्या कहा, ठीक है, अभी आएंगे ना भैया, मैं कह तो रहा हूँ, अभी अभी तो और आएंगे ना, जौहर भी आएंगे, सुरेश भी आएंगे, है ना। नवजीत नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का जो है 5 सदस्यीय संविधान जो पीठ थी ना, एक मत से धारा 377 को दो वयस्कों के मध्य पारस्परिक सहमति से होने वाले यौनाचार को दंडनीय बनाने की सीमा तक असंवैधानिक घोषित किया है। मतलब कहां तक, इसको शून्य घोषित किया है, लेकिन पूरी तरीके से शून्य घोषित नहीं किया। इस धारा को उन्होंने कहा है कि अगर जो नवचेतन सिंह के जो मामला है, उसमें जो धारा 377 है, उसको पूरी तरीके से शून्य घोषित नहीं किया। कितना, कहां तक किया है, उन्होंने कहा कि दो वयस्कों के मध्य पारस्परिक सहमति से होने वाले यौनाचार को दंडनीय बनाने की सीमा तक। मतलब अगर दो वयस्क हैं, चाहे कोई हो, चाहे वो लड़की लड़की हो, चाहे लड़का लड़का हो, कोई भी हो, अगर दो वयस्क हैं और अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं, तो उस सीमा तक ये धारा क्या है, शून्य। मतलब उस सीमा तक ये अपराध नहीं है, अगर सहमति है तो अपराध नहीं है। उसके बाद की सीमा तक, चूंकि इसको पूरी तरीके से इसलिए नहीं हटाया सकते कि किसी कोई पशु के संग बनाएगा, वो भी तो आता है इसमें, तो फिर अगर पूरी धारा को हटा देंगे तो फिर पशुओं के साथ अगर कोई व्यभिचार करेगा उसको क्या होगा। तो इसलिए पूरी धारा नहीं हटा के केवल पुतली पार्टली इसको जो है शून्य घोषित किया है। पार्टली मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पारस्परिक सहमति से संबंध बना रहा है अपने, तो वो कोई अपराध नहीं है। ठीक,
इसके बाद आप जानते हैं ये केस और आया था नाज फाउंडेशन का। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली 2009 का। इससे पहले का जो केस था नाज फाउंडेशन का, ये भी इससे संबंधित है। ये 2009 का मामला है, ठीक है। नाज फाउंडेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी याद रखना है। इसमें भी दो वयस्कों के मध्य पारस्परिक सहमति से होने वाले किसी भी यौनाचार को अपराध नहीं माना जा सकता। ये कहा था कि भाई दो वयस्क हैं और अगर अपने संबंध बनाते हैं तो वो कोई अपराध नहीं है। ये किसमें कहा? ये भी नाज फाउंडेशन में कहा 2009 में। और नवचेतन में तो धारा 377 को ही लगभग पार्टली कह लीजिए, पूरी तरीके से नहीं, पार्टली शून्य घोषित कर दिया, ठीक है। पार्टली शून्य घोषित कर दिया, सहमति तक शून्य घोषित कर दिया, ठीक है। तो शून्य घोषित इसमें किया नवचेतन में, और इसमें कहा गया कि भैया सहमति से है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। नाज फाउंडेशन में ये कहा गया। इसके अलावा सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का एक और मामला है 2013 का। नाज फाउंडेशन के दो केस है, एक सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन, एक जो सुरेश कौशल थे भाई, सुरेश कौशल नाज फाउंडेशन का एक तो केस ही था। अब ये एक उल्टा इनने नाज फाउंडेशन पे कर दिया सुरेश कौशल जी ने। कौशक है कि कौशल, सॉरी, सुरेश कौशल है, सुरेश कौशल, इनने कर दिया नाज फाउंडेशन पे उठा के मामला 2013 में। नाज फाउंडेशन, ठीक है। ये है ये संस्था जो नाज फाउंडेशन है, ये गे लोगों की ही है, ठीक है। ये कहती भैया ऐसे अगर हम पैदा हुए हैं तो क्या हुआ, नाच से जियो बढ़िया, तो वो उसके लिए फाउंडेशन है। तो ये 2013 में इन पे भी केस कर दिया इनने भैया सुरेश जी ने। सुरेश कौशल, कौशल है, एक मिनट, कौशल है, सुरेश कौशल, ठीक है। सुरेश कौशल जी ने उठा के बात कर दिया इन पे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्याख्या को नकारते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्यायिक निर्वचन के मध्य से किसी भी धारा में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा करना संसद के विधायी क्षेत्र का विषय है। इनने ये कहा था कि भाई ये गलत है, ये धारा, बोले इनको, बोले जी आपने करा ये सब हटाओ वटू करो, तो इनने कहा कि जी भैया ये धारा इस तरीके से जो है परिवर्तन मतलब जो किया गया था उसके बारे में इन्होंने कहा कि जो केस हुआ था ना ये कि सार्वजनिक सहमति वगैरह, तो जो उसके खिलाफ चलेगा, तो उसको नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो है इनकी बात को क्या कर दिया, नकार दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की व्याख्या को नकारते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्यायिक निर्वचन के माध्यम से किसी भी धारा में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा करना संसद के विधायी क्षेत्र का विषय है। उन्होंने कहा कि केवल न्यायालय के ने कह दिया इस वजह से संशोधन नहीं हो जाता किसी धारा में, ये संशोधन करना जो है संसद की विषय वस्तु है। केवल न्यायालय ने कोई अब फैसला सुना दिया तो संशोधन हुआ, ऐसा काम नहीं चलेगा बोले। तो उन्होंने इसमें ये भी कहा कि वही संसद का विषय वस्तु है, संशोधन करना जो है संसद का विषय है। केवल कोर्ट ने निर्णय सुना देते हैं तो इस आधार पर निर्वचन कर दिए धारा का तो वो हट जाएगी, ऐसा नहीं। किसी धारा को हटाना है या नहीं हटाना है ये संसद तय करेगा। हाँ शून्य हो सकती है वो बात अलग है, शून्य घोषित होना और हटाना दोनों में अंतर होता है। न्यायालय के निर्णय से कोई धारा शून्य तो हो सकती है लेकिन उसको हटा दिया जाए ये नहीं हो सकता। अगर कोई न्यायालय कोई डिसीजन सुनाता है तो वो धारा हो सकता है कि उसका परिवर्तन में ना रह जाए, लेकिन हटाना ना हटाना ये जो है आपका संसद का काम है। ये संसद तय करेगी कि उस धारा को 377 को हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर संसद कहती कि बिल्कुल हटा दो तो हटेगी, जोड़ना चाहे तो जुड़ भी जाएगी। लेकिन आप कहो कि न्यायालय ने निर्णय सुना दिया तो अब धारा हट गई, धारा नहीं हटती, धारा तो संसद ही हटा सकता है। हाँ धारा परिवर्तन ही नहीं रह गई ये कह सकते हो आप कि धारा पार्टली परिवर्तन ही नहीं रह गई, वो बात अलग है, लेकिन हटी नहीं है अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो वही बात इसमें कही गई है, ठीक है। एक और केस है इन लेस्बियनों का, के एम पुत्ता स्वामी, के एम पुत्ता स्वामी, के एम पुत्ता स्वामी है ये, ठीक है, पुत्ता ही स्वामी है। पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ का मामला है 2017 का। के एम पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ, इसमें स्पष्ट लिखा है एलजीबीटी, एलजीबीटी का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर
सभी के लिए है। तो LGBT के मामले में है LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, तीनों के लिए, चारों के लिए, ठीक है, उनके लिए इसमें फैसला सुनाया गया है। इसमें कहा गया कि जो LGBT के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो लेस्बियन है, जो गे हैं, जो बाइसेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर है, उनको जो है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित, उनका जो ये जो अधिकार है मूल अधिकार घोषित किया गया है। सॉरी, लेस्बियन और बाइसेक्सुअल जो लोग हैं, इनके समुदाय के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको लैंगिक स्वभाव को स्वीकार करते हुए अन्य नागरिकों की भांति समान अधिकार देना संविधान का आधारभूत सिद्धांत है। ये कहा गया कि जैसे लोगों को आप संविधान के अधीन मौलिक अधिकार देते हो, इनको भी दो। ये इनका भी मौलिक राइट है, मौलिक अधिकार देना, इनको भी मौलिक राइट दिया जाना चाहिए। आम नागरिकों के जैसे इनको भी जो है मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए, इनकी स्वतंत्रता है, इनको भी मौलिक अधिकार दो। मतलब कैसा मौलिक अधिकार, क्या वही मौलिक अधिकार इनके यही चाहते कि भी निजता का अधिकार, इनकी प्राइवेसी में कोई हस्तक्षेप ना करे, जैसे सबको होते हैं वैसे इनको होना चाहिए। तो ये बात इसमें पुत्ता स्वामी में कही गई। ये भी लेस्बियनों के संबंध में जो है बात है, ट्रांसजेंडरों के बारे में बात है, या जो है बाइसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनके बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें। बाकी बस इसमें कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। अब जो अगला चैप्टर है संपत्ति से संबंधित है, ये अपन देखेंगे कल से। संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है, अध्याय 17, ये कल से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।